नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को लेके। बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में कौन जीतने वाला है, लेफ्ट और कांग्रेस का यहाँ पे क्या एंगल है। थोड़ा सा आप कह सकते हो बहुत कॉन्टेक्चुअल न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, तो हल्की फुल्की अवेयरनेस वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सीधे सीधे चीज़ें नहीं मिलेंगी, और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें मैं नहीं देता हूँ, मैं ओवरऑल नॉलेज की चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जो लोग ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ चैनल पे केवल एग्जाम ही की बात बताऊं, तो वो नहीं हो पाएगा भाई, थोड़ा बहुत तो चीज़ें मुझे अलग से डिस्कस करनी ही पड़ेंगी। तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन का ये टॉपिक, बीजेपी यहाँ पे कैसे एडवांटेज में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक पूरा न्यूज़ में क्यों है, ये तो हमको पता ही है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस आने वाले हैं। 2016 के असेंबली इलेक्शंस में क्या हुआ था, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में क्या हुआ, इस इलेक्शन में क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। एंटी इनकम्बेंसी समझ रहे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस इतने लंबे समय से राज कर रही है, 2011 से 2021 आ गया, 10 साल से तृणमूल कांग्रेस राज कर रही है। तो कहीं ना कहीं इतने लंबे साल से एक ही पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही है, तो लोग कुछ ना कुछ चेंज चाहेंगे। तो इनकम्बेंट पार्टी को हटाने वाला जो नोशन है, जिसको आप बोलते हो एंटी इनकम्बेंसी, ये कितना डोमिनेंट है यहाँ पे। बीजेपी को फेवर करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो दलित फैक्टर और ट्राइबल फैक्टर कैसे बीजेपी की फेवर में जा रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला फैक्टर कैसे बीजेपी की फेवर में जा रहा है। फिर यहाँ पे जो लेफ्ट फ्रंट है वो बोल रहा है कि भाई बाइपोलर फाइट नहीं है, ये ट्रायंगुलर फाइट है, मतलब कि सिर्फ तृणमूल और बीजेपी ही नहीं है, हम भी हैं भाई, लेफ्ट और कांग्रेस का फ्रंट भी है, तो हम भी जीतेंगे यहाँ पे। क्या क्या ऐसी चीजें जो बीजेपी की फेवर में जा रही हैं। कोच रांग बोंशी वाला फैक्टर कैसे मैटर करेगा, इस फैक्टर को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उसकी वीडियो का रेफरेंस दे दूंगा। और कल की डेट में मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है, अगर तृणमूल कांग्रेस जीतती है तो दीदी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगी, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है वेस्ट बंगाल में, इसकी बात भी करेंगे। और ओवरऑल फिर फाइनली हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। तो भाई वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे 27 मार्च 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक, 8 फेजेस में। अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की करो तो संविधान के आर्टिकल 168 168 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाती है। वेस्ट बंगाल की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनिकैमरल है, यानी वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में, वेस्ट बंगाल के पॉलिटी में आपका विधान परिषद नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर 5 साल पर डिजॉल्व होके नहीं आती है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पहले भी डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है भाई। जो करंट वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका जो टेन्योर है वो 30 मई 2021 को खत्म हो रहा है। और वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट कह रहा हूं, मोस्ट पॉपुलर स्टेट तो उत्तर प्रदेश ही है, वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पे अगर आप कब्जा कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पे कब्जा करेगी वो काफी इंफ्लुएंशियल होगी। अभी के लिए अगर आप बात करो दोस्तों, तो बीजेपी सेंटर पे पावर में है। बीजेपी ने लिटरली सारे, आप कह सकते हो लोकसभा की सीटें जीत ली थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अगर आप लोकसभा की बहुत सारी सीटें जीत लेते हो तो ऑटोमेटिकली सेंटर में पावर बना लेते हो। और लोकसभा की सीटों में जीतने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। इसलिए वेस्ट बंगाल में एंट्री बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखोगे तो जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे 2019 में लोकसभा के, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस की बात की जाए, खासकर 2016 वाले, तो 294 सीटों में से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी 211 सीटें। तो ठीक है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें सीखी थी 2016 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीखी थी 44 सीटें, लेफ्ट फ्रंट ने जीती थी 33 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3 सीट जीती थी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इसने केवल 3 सीट जीती थी। आप बोलोगे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, तो दार्जिलिंग के आसपास का जो इलाका है वहां पे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वो काफी डोमिनेंट है। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में आता है। तो भाई 2016 के असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3 सीटें जीती थी। लेकिन अगर आप अब बात करो तो भाई 2019 के जब जनरल इलेक्शंस हुए, खासकर लोकसभा के, तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती, बीजेपी ने 18 सीटें दिखी। 42 लोकसभा सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस 22 और बीजेपी 18। और अगर आप बात करो तो 2020 तक वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी 15 पर पहुंच चुका है।
ओरिजिनली जब 2016 में इलेक्शंस हुए थे बीजेपी ने केवल 3 सीटें जीती थी। 2020 तक बीजेपी वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में 15 सीटें पा चुका है, चूंकि बीच में बहुत सारे बाई इलेक्शंस भी हुए थे। 2019 के जब लोकसभा के इलेक्शन हुए ना, वेस्ट बंगाल में जितने भी वोट पड़े उसमें से 40% वोट बीजेपी को मिले। तो ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है? क्या है ऐसा चीज कि बीजेपी इतनी तेजी से वेस्ट बंगाल के अंदर जीत रही है? चूंकि 40% वोट शेयर पा पाना ये बड़ी बात है। इसकी वजहों को एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में बीजेपी के जीतने का जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी। मतलब ऑलरेडी इतने लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही, तो लोग थोड़ा चेंजेस चाहते हैं। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा सब आल्टर्न हिंदुत्व। ये तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। देखिए वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स काफी पोलराइज है। हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स की डिबेट वेस्ट बंगाल में काफी एक्टिव है। और नॉर्मल कर केसेस में भले ये एक्टिव रहती चाहे ना रहती, लेकिन हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स की जो डिबेट वो पॉलिटिशियंस के रहते हमेशा एक्टिव रहती है। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और जितनी भी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो 2019 में 40% का वोट शेयर जीता था बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शंस में, उसमें एक मेजर वजह थी हिंदुत्व आइडियोलॉजी। बट सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के चलते 40% वोट शेयर बीजेपी नहीं जीत सकता। यहां पे एक ओपिनियन ये दिया जा रहा है कि अगर आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बीजेपी पूरी तरीके से भी इंप्लीमेंट कर दे तो मैक्सिमम 25% वोट जीत सकती है बीजेपी। तो अगर 40% वोट जीत रही है तो कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम भी है। और प्रॉब्लम यह है कि भाई तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के राज में एक तो ग्रास रूट लेवल पे करप्शन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज वहां पे खुल के करप्शन कर रहे हैं। दूसरा, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके अंदर एरोगेंस की कोई कमी नहीं, बहुत एरोगेंस है। दूसरा, वहां पे पॉलिटिकल वायलेंस बहुत हो रहा है। 2018 के जब पंचायत इलेक्शंस हुए वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे सुनने में आया कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स ने बहुत गलत तरीके से वोटिंग कंडक्ट करवाई और अपनी पार्टी के लोगों को जिताया। तो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की जो ग्राउंड लेवल पे फंक्शनिंग है वो बहुत गलत है, बहुत खराब है। और उसके चलते तृणमूल कांग्रेस की इमेज लोगों की नज़रों में बहुत गलत हो गई है। उसी के चलते 2019 के जब इलेक्शंस हुए तो बीजेपी को इतना बड़ा वोट शेयर में गेन मिला है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आ गई, लोगों को लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के राज में बहुत सारा करप्शन हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है। तो भाई कहीं ना कहीं लोग अच्छा राज चाहते हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के अपोजिशन को वोट दे रहे हैं, तो इसलिए भी बीजेपी को वोट मिल रहे हैं। एक बात तो ये बताई गई। तो ये जो 2018 के पंचायत इलेक्शंस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कैडर्स के चलते पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था, इसका बैकलैश देखने को मिला है। खासकर वेस्ट बंगाल के रूरल एरियाज में बैकलैश बहुत ज्यादा देखने को मिला है और उसके चलते बीजेपी बहुत स्ट्रांग अपोजिशन बन के उभरी है। बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे दबंगई की भी बात होती है, अपने जोर दिखाने की भी बात होती है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी मेंबर्स के साथ उलझ पाना ये मजाक बात नहीं है। केवल बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास केंद्र में सरकार है, जिसके पास मीडिया के स्पेस है, गवर्नर जिसके हाथ में है, इस प्रकार की नेशनल पार्टी ही तृणमूल कांग्रेस के साथ पंगा ले सकती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और उसके जो भी नुमाइंदे हैं उनके साथ पंगा ले पाना मजाक बात नहीं है। केवल बीजेपी पार्टी में इतना दम है कि वो पंगा ले सकती है। तो बीजेपी पार्टी भाई सड़कों पे उतर के खुलेआम तृणमूल कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में चैलेंज कर रही है। पब्लिक की बात कर लीजिए, स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे बीजेपी इज कमिंग आउट एज अ पोटेंट। मतलब बीजेपी खुलेआम तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कैडर्स, उनके लीडर को क्रिटिसाइज कर रही है और वो कुछ खास कर नहीं पा रहे। उसके चलते अक्सर कर वहां पे पथरावबाजी इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे केवल बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तृणमूल कांग्रेस की दबंगई को और कहीं ना कहीं उनके आप कह सकते हो करप्शन को काउंटर कर सकती है। अभी देखिए बीजेपी जीत के आ भी जाती है तो कितना करप्शन कम होगा इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि दबंगई को आप दबंगई से हरा सकते हो, जोर को आप जोर से हरा सकते हो। तो ये जो जोर था तृणमूल कांग्रेस का, इसको बहुत अच्छे तरीके से निगेट कर रही है बीजेपी, इसलिए बीजेपी को भी यहाँ पे काफी पुश मिल रहा है। फिर कुछ और बातें हैं। देखिए 2019 के जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी ने ट्राइबल डोमिनेटेड इलाकों में बहुत अच्छे वोट जीते। अगर आप बात करोगे तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में जो दो सबसे बड़ी कम्युनिटीज हैं, राजवंशीज और नाम समुद्र, ऐसा बोला जा रहा है कि ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये दोनों कम्युनिटीज पोस्ट पार्टीजन रिफ्यूजी हैं। अब वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम बहुत मैटर करता है। अब बात यह है कि बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदूज भी और बांग्लादेश से बहुत सारे मुस्लिम्स भी लगातार इंडिया में आते रहे हैं। ठीक है।
जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान से मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों आते थे इंडिया में। जब वो बांग्लादेश बन गया 1971 में, उसके बाद भी हिंदूज और मुस्लिम्स बहुत आते थे। हिंदूज इसलिए आते थे क्योंकि भाई जो भी धर्म के नाम पे उनको दबाया जाता था बांग्लादेश के अंदर, अभी बांग्लादेश के अंदर धर्म के नाम पे उतना नहीं दबाया जाता जितना पाकिस्तान में दबाया जाता है, बट कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे थोड़ा बहुत सेग्रीगेशन तो है माइनॉरिटी के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदूज एज अ रिफ्यूजी इंडिया में आ जाते थे परसिक्यूशन से बचने के लिए। दूसरा एक रीज़न और था कि जो मुस्लिम्स आते थे बांग्लादेश से, वो इसलिए आते थे क्योंकि बांग्लादेश में या फिर पहले के ईस्ट पाकिस्तान में इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, इतनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था, तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, इस चक्कर में वे आते थे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के कार्ड को इस्तेमाल किया है बीजेपी ने वेस्ट बंगाल और आसाम की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार SC ST और OBC वोट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैक ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर काम कर रहे हैं, बीच में काम कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल के ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में भी काम कर रहे हैं। फिर अगर आप बात करो तो CAA फैक्टर यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है। कैसे? 1948 के बाद और अर्ली 1950s में और फिर 1971 के बाद भी बहुत सारे हिंदूज ईस्ट पाकिस्तान बोल लीजिए या बाद के बांग्लादेश से भाग के इंडिया में घुस गए। ईस्ट पाकिस्तान था वो 1971 तक, 1971 के बाद वो बन गया बांग्लादेश। ज्यादातर जो लोग भाग के आए उसमें हिंदूज बहुत सारे थे। ओके, बीजेपी का यहाँ पे इनडायरेक्ट एजेंडा ये है इलेक्शन में कि जो मुस्लिम बांग्लादेशीज हैं उनको हम वापस भेज देंगे और हिंदूज को सिटीजनशिप दे देंगे। ये जो आपका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन आया ना, आसाम के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन में बहुत सारे हिंदूज को इंक्लूड नहीं किया, वेस्ट बंगाल के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन को बहुत सारे हिंदूज को इंक्लूड नहीं किया। तो बीजेपी का जो पलड़ा था वो थोड़ा नीचे आने लगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि भाई बीजेपी हिंदू को फेवर करने वाली पार्टी, और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन में तो हिंदू को ही बाहर निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई ये इंडिया के नागरिक नहीं है। तो अभी के लिए आपको पता है कि नेशनल रजिस्टर सिटीजन पे अभी भी बहस चल रही है। इस बीच एक चीज आ गई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में माइनॉरिटीज जो कि परसिक्यूट की गई है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो ये समझ में आया कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स में जो भी हिंदूज बाहर निकल गए थे, जिनको बोला गया था कि वो इंडिया के नागरिक नहीं है, लोगों को ऐसा लगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन सारे हिंदूज को नागरिकता दी जाएगी और जो मुस्लिम बांग्लादेशी उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके चलते बहुत अपोजिशन हुआ सरकार का, और फिर सरकार ने इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया, बोला भाई इसके बारे में ज्यादा बात करते ही नहीं है। अभी के लिए NRC, अभी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। बस बीजेपी ने इस प्रकार की इमेज बना रखी है कि भाई हिंदूज को हम लोग नागरिकता दे देंगे जो बांग्लादेश से आए हैं, और जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनको हम वापस भेज देंगे। ठीक है भाई। तो ये जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है वो यहाँ पे काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। प्लस यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट की बात की जाए तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट को रिप्रेजेंट करने वाले एक पर्सन जिनका नाम है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि जो परसेप्शन क्रिएट कर रहा है मीडिया कि वेस्ट बंगाल में केवल TMC और बीजेपी यही दो पार्टीज हैं, ये बिल्कुल गलत है। भाई लेफ्ट और कांग्रेस का जो कॉलिशन बना है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम सेक्युलर तरीके से काम करते हैं, ना हम हिंदूज की तरफ हैं ना हम मुस्लिम्स की तरफ हैं। हम तो भाई एक बंगाली आइडेंटिटी पे काम करते हैं, हम भी यहाँ पे इलेक्शन जीत सकते हैं। हालांकि कहीं से भी ये ट्रायंगुलर फाइट नहीं नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस की ही लड़ाई है, इन दोनों में से कोई एक पार्टी ही जीतने वाली है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस को रिसेंटली यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो झटका लगा है। बहुत सारे जो मेजर तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स थे वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। ठीक है भाई। लेफ्ट और कांग्रेस के भी कुछ दिग्गज नेता जो कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव थे वो छोड़ के बीजेपी में घुस रहे हैं। फॉर्मर मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली अमित शाह के प्रेजेंस में। तृणमूल कांग्रेस के और भी बहुत से MLAs और पार्टी लीडर्स जो कि सुवेंदु अधिकारी को सपोर्ट करते थे वो बीजेपी में आके मिल गए। इनफैक्ट तृणमूल कांग्रेस के जो MLA हैं सुवेंदु अधिकारी, इनको फॉलो करने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत बल्क में जाके बीजेपी में मिले हैं। ठीक है ना। वेस्ट बंगाल के बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अर्जुन सिंह, उन्होंने बोला कि भाई 60 से 65 लीडर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस जनवरी 2021 तक आके मिल जाएंगे बीजेपी में। इतने तो नहीं मिले, जनवरी 2021 तक बहुत सारे लोग आके मिल भी गए। यहाँ पे कोच रांग बोंशी वाला फैक्टर भी एक है। कोच रांग बोंशी की जब बात है तो इसके रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, द कोच रांग बोंशी। आप इसको मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी।
इस फैक्टर का इस्तेमाल करके कैसे आसाम और वेस्ट बंगाल में अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, तो आप एक बार इस वीडियो को भी देख लो। हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोच रांगबोशी है ये लगभग 15 सीट जिता सकती है बीजेपी को नॉर्थ बंगाल में, और लोअर रीजन और आसाम में भी बहुत सारी सीटें जिता सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो टोटल आबादी है वेस्ट बंगाल में 33 लाख है। तो अगर ये कोच रांगबोशी बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं तो बीजेपी के सपोर्ट को देखा जाए तो बेसिकली ये जो आपका नॉर्थ बंगाल का इलाका है यहाँ पे 15 सीटें, अब 294 में से 15 सीटें एक बड़ा नंबर हो गया, क्योंकि जब पॉलिटिक्स की बात आती है, सरकार बनाने की बात आती है, तो 294 में 147 या 148 की मेजोरिटी चाहिए। कोच रांगबोशी की एक डिमांड है कि कमतापुर नाम का इनको एक सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनकी डिमांड को मान सकती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इन्होंने लेफ्ट फ्रंट को 34 साल के लिए सपोर्ट दिया। तृणमूल कांग्रेस ने भी कोच रांगबोशी का वोट खींचने के लिए काफी कुछ किया है, बट देख तो यहाँ पे यही रहा है कि कोच रांगबोशी अपना जो सपोर्ट है वो बीजेपी को देने वाले हैं। अभी कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो आगे आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। अब देखते हैं कि बीजेपी अगर जीतती तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। एक नाम जो सामने आता है वो दिलीप घोष का है। दिलीप घोष नाइन्थ प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल यूनिट के बीजेपी के, और ऐसा लग रहा है कि भाई चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इनको ऑफर की जा सकती है। इसलिए भी ऐसा लग रहा है क्योंकि ये आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। दूसरी बात की जाए मुकुल रॉय की, तो मुकुल रॉय एक आउटसाइडर है, बंगाल के ये नहीं है, लेकिन बंगाल की बीजेपी में काफी इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं ये। ठीक है, बीजेपी जो बंगाल यूनिट है सितंबर 2020 में इनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया बीजेपी का। शुवेंदु अधिकारी की बात की जाए तो भाई शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, छोड़ के बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बैक एंड में बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को कुछ ऐसा प्रॉमिस किया हो कि भाई हम जीत जाएं तो आपको सीएम बना दिया जाएगा। कुछ बड़ी ही चीज प्रॉमिस की होगी, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के पास तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ था। उसके बाद भी अगर वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़े प्रोमिस ही मिले होंगे बीजेपी की तरफ से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्वपन दास गुप्ता, पद्म भूषण अवार्डी हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े इंग्लिश न्यूज पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने एडिटोरियल्स लिखे हैं, राइट विंग व्यूज को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि इनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए। और एक लॉकेट चैटर्जी 46 ईयर ओल्ड वुमन है, वेस्ट बंगाल बीजेपी में ये भी बहुत तेजी से ऊपर उठी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम हुगली। लॉकेट चैटर्जी अभी के लिए जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी की वेस्ट बंगाल में, ये भी जीत सकती हैं। और हो सकता है बीजेपी को बड़ा सरप्राइज दे दे, हो सकता है एक फॉर्मर बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएं। बेसिकली यहाँ सौरव गांगुली जी की बात हो रही है, सौरव गांगुली जी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बीजेपी की ये भी काफ़ी फेवरेट है ऐसा बोला जा रहा है। जो अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स है इनका क्या बोलना है, इनका ये बोलना है कि जीतेगी तो तृणमूल कांग्रेस, लेकिन तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे कम मेजोरिटी के साथ जीतेगी, और कम मेजोरिटी के साथ जीतना बहुत डेंजरस है, क्योंकि मनी गेम पॉलिटिक्स में बहुत चल रहा है। राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये हम सब ने देखा है। तो अगर रिड्यूस्ड मेजोरिटी के साथ टीएमसी जीतती है और बाद में कुछ पॉलिटिकल प्ले में पैसा चलाया जाता है तो तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ के बीजेपी अपनी सरकार भी बना सकती है। हालांकि वो बनाने का तरीका गलत होगा। यहाँ पे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये डिसाइड करना वेस्ट बंगाल के लोगों के हाथ में है। देखते हैं वेस्ट बंगाल के लोग यहाँ पे क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ देयर ओन फेट। जल्दी ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कुछ महीनों की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ आप कह सकते हो कि यूजफुल ही जानने को मिला होगा। गुड बाय।